Hello everyone. In this class we will discuss on boat and stream अर्थात नाव और धारा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? और अच्छी तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखो, लुक एट दिस पिक्चर। हियर यू विल गेट टू बोट, दो नाव है और ये धारा है। जो धारा की दिशा है वो ऐसे ही है। क्लियर? हमने ऐसे मान लिया है। अब एक नाव इस डायरेक्शन में जा रही है, एक नाव इस डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर? धारा के सापेक्ष ये एक धारा के विपरीत जा रही है, एक धारा के दिशा में जा रही है। अब कौन धारा की दिशा में जा रही है, कौन विपरीत जा रही है, यही कन्फ्यूजन ही रहता है। क्लियर? तो यह कन्फ्यूजन को हम लोग एकदम अच्छे तरीके से दूर कर देते हैं। अब क्या है, जो नाव है, मान लो ये नाव है, ये इस नाव की जो दिशा है, इस नाव की मान लो स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये जो धारा है इसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? यही है। अब क्या है कि जब जिस दिशा में पानी बह रहा है, जिस दिशा में फ्लो हो रहा है वाटर, उसी दिशा में हमारी नाव चल रही है, तो भाई हमें कम मेहनत लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि भाई हमको रोकने वाला कोई नहीं है, हमको तो साथ में घसीटने वाला है, लेके चलने वाला तो है, लेके चलने वाला पानी है। हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, हमारे तेल कम खर्चा होगा, हमें बैरियर्स कम मिलेंगे और हम अपनी दूरी पे अगर हम सही स्पीड से जा रहे हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यही तो हुआ फ़र्क। क्योंकि क्या है कि ये जो दिशा है उसी दिशा में ही नाव बह रही है, उसी दिशा में। तो जब कोई भी नाव या कोई भी व्यक्ति जो इस नाव को चला रहा होगा या कोई व्यक्ति तैर रहा होगा, वो धारा की दिशा में, नदी की दिशा में ही चले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल, अनुकूल बोलते हैं कि नहीं? धारा के अनुकूल। और इसी धारा के अनुकूल को डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। जैसे हम किसी पहाड़ मतलब जब हम ब्रिज पे चढ़ते हैं तो ब्रिज पे ऐसे ऐसे जाते हैं तो बहुत मेहनत लगनी पड़ती है। मतलब इस पर जाते हैं तो अगर हम इस पे जाएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम इस पे आएंगे तो हमें कम मेहनत पड़ेगी। तो जब धारा की दिशा में हम चलेंगे तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्लियर? और जब धारा के विपरीत चलेंगे तो उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है? बात समझ में नहीं? तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम धारा के विपरीत बात कर लें। अब ये धारा बह रही है, नाव इधर बह रही है, मान लो इसकी भी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर? और इसकी स्पीड तो हाई है, y किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ये अपनी, अब इसको ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी ना, तो जब ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी तो इसको बोलते हैं धारा के प्रतिकूल। क्या बोलते हैं? धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत, और विपरीत भी बोलते हैं इसी को। और इसको इंग्लिश में कहते हैं अप स्ट्रीम। बात समझ में आई? अप स्ट्रीम बोलते, क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। एक हो गई डाउन स्ट्रीम, एक हो गई अप स्ट्रीम। बात समझ में आई? तो धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल। अब ये देखो, आप मन में सोचो कि भाई हमें जैसे यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी स्पीड पता है, और नाव की वो धारा की जो स्पीड है, जो रिवर की स्पीड है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाई ये जो है, ये दोनों मिल करके चल रहे हैं ना, ये दोनों मिल करके चल रहे हैं। तो मिल करके चल रहे हैं तो सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। जब रिलेटिव स्पीड बन जाएगी तो भाई चाल ज़्यादा आएगी तो कम आएगी, चाल ज़्यादा आएगी कि नहीं? भाई स्पीड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि जो है दोनों एक ही दिशा में मिल गए, तो बढ़ेगी स्पीड। कब हम जब ऐड कर देंगे तभी ना मिलेगी।
तो इसको कह देंगे धारा के अनुकूल, और इसको क्या कह देंगे, धारा के प्रतिकूल। जब ये दोनों स्पीड, क्योंकि अब ये स्पीड इसकी भाई कम हो रही, क्योंकि यह तो इसको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसको, क्योंकि धारा तो भाई इस दिशा में चल रही है। तो हम इसको बोल देते हैं धारा के प्रतिकूल और x माइनस वाई। बात समझेंगे। अब हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन निकालते। मान लो कि यहाँ पर आपकी स्पीड क्या आती है, स्पीड टाइम क्या आता है, तो ये चीज़ समझना है। क्लियर। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, हमने ये सीखा धारा के अनुकूल जो होता है उसको हम x प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत x माइनस वाई कर देंगे। मतलब एक हो गई डाउन स्ट्रीम, जो दो एक ही दिशा में चले, तुम भी उसी दिशा में चलो, मतलब, और नाव भी वही दिशा में चले, मतलब तब पानी भी, जल भी वही, नदी भी वही दिशा में चले, और तुम भी उसी दिशा में चलो। और इसमें क्या है, तुम तो उसी दिशा में चलो, लेकिन जो रिवर है वो क्या भाई, तुम तो अपनी ही दिशा में जाओगे जिधर जाना होगा, तो नदी क्या है, तुमसे विपरीत में हो जाए। क्लियर। तो क्या हो जाएगा ये, तो बात समझ में आई। अब क्या है, मैंने जैसे मान लो जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस कवर करते हैं, डिस्टेंस डिफरेंस मान लें, तो हम मान लो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो d है, तो ये इसका टाइम t है, और इसका मान लो डिस्टेंस d है, इसका स्मॉल टाइम में है। तो अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गई ना, ये दो इक्वेशन मिल गई। मतलब कुछ दूरी जाएगा उसका समय कितना लगा, इसमें जो दूरी कितना चला उसका समय कितना लगा, तो हमको निकालना है x। और तो ये वाली जो स्पीड है वो किसकी है, ये बोट की है, ये बोट की है, और ये वाली स्पीड किसकी है, स्ट्रीम की है। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो भाई इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो ना, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो हमें वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 2x होगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/t प्लस स्मॉल d/t। तो अब ये शॉर्टकट निकल जाएगा कि हम ऐसे करेंगे तो जल्दी से ये आ जाएगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको इसी तरह ही निकालना चाहिए। और क्वेश्चन को डायरेक्ट कोशिश करो और उसी से ही हल कर सॉल्व कर दो। ठीक है। अब जैसे अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, मतलब स्ट्रीम की, मतलब धारा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये, जब ऐड किए थे तो ये कैंसिल हो गया था, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो y जाएगा कि 1/2 तो आएगा, क्योंकि 2y रहेगा तो 1/2, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये कॉपी कर लो, इतनी ही बात। अब कोई कहे कि भाई हमको शॉर्टकट इस्तेमाल करना, तो शॉर्टकट के लिए ये फार्मूला याद करना, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो ये सब फार्मूले की बैंड बच जाएगी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये कोई छीन नहीं सकता आपसे, ये कोई छीन नहीं सकता आपसे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो जैसे मान लो मेरे को शब्द नहीं मालूम है कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, अनुकूल प्रतिकूल, जैसे जब छोटा बच्चा रोता है तो वो केवल रोता है, लेकिन वो रोने में वो सारी बातें कह देता है। तो हम भी वही कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो हमें कोई शब्द नहीं मालूम है, लेकिन हम पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने ये जो डायरेक्शन बताया, इससे जो मूक बच्चा है वो भी जान जाए कि हाँ कोई एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तब हम ये यूज करते हैं। जब विपरीत डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तब ये यूज करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई हम y में से x क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट किए, कोई ज़रूरी है कि ऐसे ही करें? तो भाई जब y में से नदी की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो तुम तो बही जाओगे, समुद्र में चले जाओगे ना। लेकिन तुमको तो अपने गंतव्य स्थान पर जाना है, अपने जिस गोल जो रखे हो, इसलिए तुम्हारी स्पीड तो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए ना। ये इसका जवाब हो गया। तो
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे हम लोग जब मैथ पढ़ते हैं तो हमने अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती है और हम एप्लीकेशन बेस पे अप्रोच नहीं रखते हैं। जब हम एप्लीकेशन बेस पे अप्रोच नहीं करते हैं तो एक होता है कि लर्निंग करना है, नोइंग, एक होता है आप अंडरस्टैंडिंग करना, एक होता है एप्लीकेशन होता है, 3 अप्रोच होते हैं। तो जब हम लर्निंग कर लिए 10th तक तो बहुत रटे, सारे फार्मूले याद कर लिए और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी करें। तो क्या हुआ, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करने लगे और बहुत याद कर लिए थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होती है? जब हम थोड़ा सा मैच्योर होते हैं। तो हम जब चीज़ों को लेकर के एनालिसिस करने लगते हैं तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो अगर आपको कुछ थोड़ी चीज़ें नहीं मालूम है, जैसे आप सभी किताबें तो पढ़ नहीं सकते हैं, सब लोग अपनी अपनी अप्रोच से बातें करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग एनालिसिस का गुण आता है। जो मैथमेटिकल इंटरेस्ट और रीजनिंग कैपेबिलिटी के स्टूडेंट होते हैं वो इस चीज़ को सोचने लगते हैं। जब सोचने लगते हैं तो उनका कहते हैं इनका साइंटिफिक एटीट्यूड बहुत इंक्रीज हो रहा है, उनका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, उनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, उनका रीजनिंग रेशनल पावर उनकी बहुत अच्छी है। तो ये क्यों? क्योंकि एनालिसिस और एजम्पशन की पावर अच्छी होती है। जब हम एजम्पशन की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी करें तो हमको बहुत सारे सब्जेक्ट उसके हेल्प से याद होने लगते हैं। ये एक रियल सिचुएशन है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमने बोर्ड और स्ट्रीम यूज कर लिया तो हम नहीं कर। ऐसे ही जैसे 2 ट्रेनें हैं, जब हम ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसमें भी यही बात करेंगे। जैसे दो ट्रेनें हैं, तो एक ही दिशा में जा रही हैं, तो भाई उनकी स्पीड क्या होगी? वो इंक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि भाई जब दोनों हैं एक ही दिशा में जा रही हैं तो उस वक्त क्या सोच होगा? अगर मैं कहता हूँ इंक्रीज हो जाएगी तो भाई लेकिन जब हम ट्रेन पे बैठे रहेंगे तो क्या फील करेंगे? हमको लगेगा कि हमारी ट्रेन चल ही नहीं रही है, वो ट्रेन, हम दोनों लोग चल ही नहीं रहे हैं, ऐसा फील होगा ना। तो वहाँ पर क्या सोचते हैं वो अलग बात है, उसको उस चैप्टर में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर बोट और स्ट्रीम में तो सपोज आप जो है कभी बनारस के 80 घाट पर और जो है दशाम से घाट पर, सभी घाटों पर आप जब घूमते हैं नाव के अंदर, या तो आप जो है वहाँ पर जाते हैं, मे भी हरिद्वार, तो वहाँ पर भी जहाँ भी नाव और घूमने का है मौका मिले तो आप घूमिए। तो जब नाव की जब दिशा में चलते हैं तो हमको जो है फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, और जब नाव के मतलब जो है धारा के विपरीत, नदी के विपरीत चलते हैं तो फोर्स लगाना पड़ता है, नहीं चलती है नाव। आप दोनों एक स्टीमर वाले बैठ जाइए और एक जो नॉर्मल जो मल्लाह होते हैं, निषाद होते हैं, वो उनके पास बैठिए, तो जो हाथ से चलाते हैं वो जो है आपको फील करवा देंगे कि उनको उस वक्त मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। क्लियर? यही इस अंडरस्टैंडिंग है इसके बीच की। क्लियर? अब हम एक आध दो क्वेश्चन इससे कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। सो वेट एंड वॉच। अब इस क्वेश्चन को देखो। अ ड्राइवर रोइंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर, जो शांत जल है, स्टिल वाटर है, उसमें 3 किलोमीटर की स्पीड से जो ड्राइवर मतलब उसका जो मल्लाह है, गोताखोर है, वो जो है चला रहा है। ठीक है? टेक्स डबल द टाइम गोइंग 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम कंपेयर टू द गोइंग 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब वो जो है डबल टाइम ले लेता है जब वो अप स्ट्रीम में जाता है। क्लियर? द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, तब हमें जो स्पीड है उसकी निकालनी है धारा की स्पीड। मतलब एक गोताखोर शांत पानी में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने में 50 किलोमीटर की धारा प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। मतलब जो अनुकूल दिशा में जाता है उसको कम समय लगता है, और जब उसके प्रतिकूल जाता है तो उसको दुगना समय लेता है, ज़्यादा समय लेता है। तो हमें धारा की गति निकालनी है, यही हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? तो मतलब डिस्टेंस हमको दिया हुआ है कितना, 50 किलोमीटर, आने जाने में दिशा सेम दिया हुआ। अगर हम उस फार्मूले का यूज करें जो हम लोग को पढ़े हैं तो हमें ये 2 इक्वल टू लगा दो सबसे पहले। अब हम ये देखो कि धारा के अनुकूल, जब मेरी धारा के अनुकूल रहेगी, अब वो जो है उसकी स्पीड कितनी है,
3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की स्पीड है। क्लियर? उसकी स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर। और यहाँ पर जो है हमें दिया हुआ है दोगुना समय, मतलब एक कंडीशन भी दिया हुआ है। तो इसको निकालने के दो तरीके होंगे, हो सकता है और भी बताया जाए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या है। जैसे हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया x+y और ये लिख दिया x-y। ये धारा के अनुकूल की बात कर रहे हैं, मतलब इस सिंबल की बात कर रहे हैं। ये धारा के प्रतिकूल की बात कर रहे हैं। जब धारा के अनुकूल जाता है तो उसका जो है, अभी ये देखो डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर है। और उसको टाइम कितना लिखता है नहीं पता है ना, तो उसको मान लो t है धारा के अनुकूल, और धारा के विपरीत में उसको टाइम कितना मिलता है, 2t मिलता है, दुगना समय मिल जाता है। क्लियर? अब ये क्या है, अब दिया हुआ है कि x+y में एक वैल्यू दिया हुआ है। कौन सी वैल्यू दिया हुआ है भाई? वो दिया हुआ है 3 किलोमीटर, शांत पानी में 3 किलोमीटर की गति से नाव चलाना, मतलब नाव की स्पीड, बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड ये होती है ना, तो हम यहाँ पर x की जगह रिप्लेस कर देते हैं। क्या लिख देते हैं? 3, ऐसे ही लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं 3+y और इसको लिख देते हैं 3-y। क्लियर? अब हमको ये बात दिया हुआ, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो नॉर्मल सी बात है। एक तो ये हुआ कि जो अगर हम ये दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, जब डिवाइड कर दोगे टी कैंसिल हो जाएगा और 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा और इसका रिलेशन आ जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं। तो हम 1/2 कर देते हैं। ठीक है? अब हम इसको दूसरे वे से भी सोचना बताएंगे आपको। तो क्या है हुआ, जब हम डिवाइड करेंगे तो इसको ये हो जाएगा 50/t और ये क्या हो जाएगा 50/2t इक्वल टू कितना हो जाएगा 3+y और ये कितना हो जाएगा 3-y। देन क्या हो जाएगा, अब ये इतना हो गया तो हम इसको ऐसे कर देंगे, 50 से 50 कैंसिल हो गया ना, मतलब हम इसको सिंपलीफाई करें, ऐसे कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 2, नीचे कितना हो जाएगा वो 50 हो जाएगा और ये 3+y और 3-y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, 50 से 50, t से t, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 2 बच जाएगा। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा 3+y/3-y। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 3-y × 2। ये जो स्टेप इतने कर रहे हैं, इसको करने में हम आंसर कट करके यहीं पर ही सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन हम प्रोसेस से थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो अगर आप डायरेक्ट काटना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हम लोग को। देन if you multiply 3-y × 2 and then you will get 3+y here, 2 3 just 6 minus 2y equal to 3+y, and we do not know about this here. We are using very fast here. 6 minus 2y and 6 minus 3, 6 minus 3 here, 2y minus y, then it will be y, it will be 3. So y equal to 3. Y is the speed, so we generally write y equal to 3 km/h. Is it right? Now there is a mistake, I think. Now here this is a plus y and this will be 3y, so you will get only 1 km/h. Clear? So this is 1 km/h. This is the speed of stream. Now if you want to think in the same question in another way, how can you think?
suppose here it is given that we will write in another way. Here it is given that the time taken by upstream and downstream. So time of upstream equal to 2 times of downstream. So we will write 2t here, t. Clear? Now this is the time upstream. This is used for u. This is used for downstream. Clear? So we will write here in another way. Now suppose, so find out the time equal to, क्या होता है टाइम इक्वल टू, मतलब समय क्या होता है, दूरी बटे चाल होती ना। तो दूरी कितनी दी हुई है आपकी, 50 दी हुई है। चाल कितनी होगी, ये कौन सी चाल है, ये जो चाल कौन सी है, ये अपस्ट्रीम वाली चाल है ना। तो अपस्ट्रीम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपस्ट्रीम के लिए ये धारा के अनुकूल है और ये धारा के प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल के लिए अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो अपस्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, 3 - y हो जाएगा ना। और ये क्या है, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल 50 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 + y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करके हम 50 और मतलब 3 + y इक्वल टू 2 × 3 - y, और द सेम थिंग्स आ जाएगी ना जो पहले हमें यहाँ पर मिला था। देखो मतलब यही तो आ रहा है ना कंडीशन, 3 + y इक्वल टू 2 × 3 - y। मतलब हमने जो ये फार्मूला सोचा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही वे हो, सोचने का तरीका हो। इसको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कई तरीके हैं सोचने के। अब जैसे हम इसको कह सकते हैं, हमको सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लो। रिलेटिव स्पीड का मतलब जो है, एक ही दिशा में कोई 2-3 चीज़ें चल रही हैं तो उनका एक कॉमन स्पीड आ जाएगी। तो कॉमन स्पीड के थ्रू भी सोचा जा सकता है द सेम क्वेश्चन को, सेम पैटर्न को। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर एंड यू आर गेटिंग वेरी वेल। सो thank you guys, we will meet you with a new question to provide more understanding, and we will clear the concept related to boat and stream, so that you will able to solve all problem in coming any competition. Clear? So thank you guys.